नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ग्रामीण परिवेश की अगली क्लास। और ये जो ग्रामीण परिवेश की क्लास है ये है क्लास नंबर 4। इससे पहले मैं 3 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं। आज मैं आपको क्लास नंबर 4 में लेकर के जाऊंगा और आज का जो हमारा विषय रहेगा सिलेबस के अनुसार वो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यदि आप ऑफिशियल सिलेबस उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ग्रामीण विकास कार्यक्रम जरूर से देखने को मिलेंगे। तो आज हम इसको देखने जा रहे हैं। इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि जो पहले के वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर देखें, जिससे आपकी एक समझ विकसित होगी कि ग्रामीण परिवेश क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। चलिए तो इसको हम PDF के माध्यम से पढ़ेंगे। और साथियों, अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस या एकलव्य एकेडमी कासगंज। वहाँ पर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। देखिए, जो पहली यहाँ पर महत्वपूर्ण योजना है साथियों, वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम नाम देते हैं मनरेगा। ये नाम आपने बहुत सुना होगा। मनरेगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के लिए। इसका जो अंग्रेजी में नाम है वो है MGNREGA, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसकी स्थापना हुई है साथियों 2005 में। ठीक है, 2005 में जब इसकी स्थापना हुई साथियों, तब इसका नाम था नरेगा, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में 2010 में साथियों 2 अक्टूबर के दिन, महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन, इनका इस योजना के नाम के आगे महात्मा गांधी लगा दिया गया। तो ये हो गया है आज के समय में मनरेगा। आप सभी से वाकिफ होंगे। इसमें याद रखने वाली 2 चीज़ें हैं। पहला, इसकी स्थापना कब हुई है तो 2005 में। दूसरा, इसका नाम कब चेंज हुआ है 2010 में। नियम क्या है तो नियम है ये कि मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता 5 किलोमीटर अधिक की दूरी के लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया। मतलब इसे समझिए बेसिकली है क्या। देखो, इसका मतलब हुआ ये कि अगर कोई व्यक्ति जो अकुशल श्रमिक है, जो कुशल नहीं है, जिसके पास अपना कोई स्किल नहीं है, और अगर वह कोई काम करना चाहता है तो उसे अपने गांव के 5 किलोमीटर की रेडियस के भीतर ही काम उपलब्ध करवाया जाएगा। और मैं समझता हूं इसमें मजदूरी भी जो है बढ़ चुकी है। शायद 205 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी यहाँ पर आज के समय में मिल रही है। यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज के समय में मजदूरी इसमें कितनी मिल रही है। देखिए, नियम यहाँ पर यह भी है कि आपको अपने गांव के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको उठा के फेंक दिया दिल्ली, तो दिल्ली में तो रोजगार मिल ही जाएगा भाई, लेकिन वहाँ आप पर डे 200 रुपये से करोगे क्या, हासिल क्या कर पाओगे। इसीलिए 5 किलोमीटर की रेडियस में ही आपको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये इसका नियम है, ध्यान रखेंगे इसको। और यदि आपको रोजगार नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप बेरोजगारी भत्ता पाने के अधिकारी बन जाओगे। अब साथियों, जरा समझते हैं कि मनरेगा आया क्यों। तो अगर आप ध्यान दो तो आप ये पाओगे कि मनरेगा को इसलिए लाया गया क्योंकि खेती में साल भर काम नहीं होता है। खेती में 8 से 10 महीने काम रहता है, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं, 2 से 3 महीने होते हैं जब खेती में कोई काम नहीं है। तो उन महीनों में जब खेती में कोई काम नहीं है तो किसान क्या करेगा। तो इसके लिए जब खेती में जब कोई काम नहीं है तो किसान को हमने क्या किया, 100 दिन का रोजगार गारंटी दे दिया कि आपको हम साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। इससे होगा क्या कि जो किसान खेती में काम जब नहीं है तो उस समय में वह 100 दिन रोजगार काम करके अपने लिए कुछ पैसे का अरेंजमेंट कर लेगा। जब खेती में काम नहीं है तब, खेती में काम है तो करेगा, लेकिन नहीं है मान लो, तो फिर इस प्रकार की योजना का लाभ हम लोग उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा नियम यह भी है इसमें कि मनरेगा के अंतर्गत, साथियों ध्यान रखेंगे, मनरेगा के अंतर्गत
एक तिहाई महिलाओं का लाभार्थी होना अनिवार्य है। यानी मनरेगा के अंतर्गत जो भी जॉब कार्ड बनाए जाएंगे उन जॉब कार्ड्स में 1/3 जॉब कार्ड महिलाओं के होंगे, ये नियम है। इसके अलावा साथियों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए यानी जो इस बार का बजट आया है उस बजट में मनरेगा के लिए साथियों कितनी राशि रखी गई है? मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखना। पेपर में सीधे सीधे पूछे जाने वाला पॉइंट है कि बजट 2022 में, और आपको एग्जाम में मिल सकता है कि बजट 2022 में मनरेगा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। आपका जवाब होगा 73,000 करोड़। चलिए ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास ग्रामीण विकास कार्यक्रम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में इसके नाम दिया जाता है PM, इंग्लिश में जो इसको नाम देते हैं वो है PMAY, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये इसका नाम है। ठीक है, चलिए ओके, तो ये इसका नाम है। अच्छा, कब से शुरू हुई है साथियों? तो ध्यान रखना 2015 से। इनमें डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना चाहिए। 2015 से शुरू हुई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो भी लाभार्थी या जो भी ऐसे लोग जिनको वास्तविकता में घर की आवश्यकता है और वो इस योग्य नहीं है कि अपना घर स्वयं बनवा सकें, तो उनको सरकार क्या करेगी? उनको सरकार अनुदान देगी। देखिए लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करके आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा गैर लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण लोगों की मदद करना। यानी ऐसे सभी लोग जिनके पास BPL कार्ड है और उनके घर या तो कच्चे हैं या फिर हैं ही नहीं, तो उन लोगों को सरकार पैसा देती है कि आप अपना घर या तो बनवा लो। आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे जो है लोगों ने घर बनवा लिए, है ना। इस स्कीम के अंतर्गत लोगों के अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए, है ना। तो 2 से 3 लाख रुपए तक अकाउंट में आ जाते हैं, जिससे लोग अपना घर बनवा सकते हैं। अच्छी खासी कीमत होती है, 2-3 लाख रुपए, आसानी से घर आप लोग बना सकते हो। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इसका कि 31 मार्च 2022 तक शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ घरों का निर्माण करना, ये इसका टारगेट सेट किया गया था साथियों। ठीक है, ये इसका टारगेट सेट किया गया था। एक सेकंड रुकिए, ठीक। तो 2 करोड़ घरों का निर्माण करना इसका लक्ष्य था 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लिखा हुआ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सही दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। यानी ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बजट में 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिससे गरीब लोगों को घर मिल सके। आपको क्या याद रखना है? कब से शुरू हुआ है? 2015 से। कौन कौन इसमें लाभार्थी हो सकते हैं? तो BPL कार्ड धारक लाभार्थी हो सकते हैं। और बजट में कितना एलोकेशन है इसके लिए? 48,000 करोड़ रुपए का। बस इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके अंतर्गत मैं आपको यह भी बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 के अंत तक 80 लाख घरों से, मतलब 80 लाख से अधिक घरों के निर्माण की योजना है। यानी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसका टारगेट सेट किया गया है कि 2023 तक 80 लाख से अधिक पक्के घर बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया है और अब जो इसका टारगेट सेट किया गया है वो ये कि लक्ष्य जो है वो है 2.95 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे 2023 तक। ठीक है, तो टारगेट जो है इसका चेंज कर दिया गया है। जैसे कि अभी हमने इसमें देखा कि पहले जो टारगेट था वो क्या था? वो था कि 2 करोड़ घर हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर है ना, ये लिखा हुआ है ना 2 करोड़ घर। लेकिन अब इसको चेंज करके कर दिया है 2.95 करोड़, यानी लमसम 3 करोड़ घर बनाने की अब योजना है सरकार की। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगली हमारे पास योजना है साथियों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, काफी फेमस है, बहुत ही फेमस है, काफी पुरानी योजना है। अच्छा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ध्यान रखना, ठीक है ना, केंद्र प्रायोजित योजना है जिसको लागू करने की जिम्मेदारी, ये भी याद रखना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना योजना है, ये किसके अधीन आती है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आती है साथियों, आप इस बात को याद रखना, ठीक है ना। और इसे लॉन्च कब किया गया था, तो इसे वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को। नियम क्या है, नियम है ये कि ऐसे सभी क्षेत्र जो मैदानी इलाकों में आते हैं वहां पर 500, यदि 500 तक की आबादी है, यदि कोई मैदानी क्षेत्र में इलाका आता है और वहां की आबादी 500 है, तो उस क्षेत्र को हम एक मुख्य सड़क से जोड़ देंगे लिंक रोड के माध्यम से। तो 500 तक की यदि आबादी है किसी मैदानी इलाके में तो उसको मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाएगा। और ये जो सड़क होगी 12 मासी होगी, यानी ऐसा नहीं है कि बारिश के मौसम में बह गई, नहीं, वो 12 महीने तक काम करने वाली है बिना किसी दिक्कत के। तो मैदानी इलाकों में ये संख्या है 500, और यदि आप किसी पहाड़ी स्थान पर रहते हैं, पर्वतीय स्थान पर रहते हैं, जनजातीय इलाके में रहते हैं या रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं, तो वहां पर इस डेटा को घटा करके 500 से घटाकर 250 ही कर दिया है। यानी अगर किसी पर्वतीय स्थान पर 250 लोग भी रह रहे हैं तो वहां पर हम पक्की सड़क की कनेक्टिविटी देंगे इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 85% लक्ष्य हासिल कर लिया है, ठीक है, यानी जो उसको टारगेट दिया गया था उसका 85% ये अचीव कर चुकी है, बाकी 15% बाकी है जो कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए सरकार ने कितना बजट दिया है तो आप देख सकते हैं, वर्ष 2022-23 में आवंटन पिछले साल के राजस्व अनुमान से 36% बढ़ा दिया है, और 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बच्चों 19,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है बजट 2022-2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य, ये कौशल्य नहीं है, ये कौशल है, ग्रामीण कौशल योजना लिखा हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, ठीक है, बात समझ में आई आपको। स्टार्टिंग कब से हुई है इसकी, स्टार्टिंग हुई है साथियों 25 सितंबर 2014 से। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 से शुरू हुई है, शुरू किया था इसको परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, तो देखो ये भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है कि लोगों को गांव में ही आजीविका का यानी जीवन यापन करने का एक सहारा मिल जाए, गांव में ही, शहर ना भागना पड़े। लिखा हुआ है रिपोर्ट के अनुसार योजना के तहत 1.87 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, अर्थात केवल 59% लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सका है। रिपोर्ट में राज्यों को ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने तथा लाभकारी रोजगार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए सलाह दी गई है। यानी ये जो हमने अभी तक 1.87 लाख जो ग्रामीण युवा हैं उनको जो हमने ट्रेनिंग दी है ये काफ़ी कम है। तय लक्ष्य का ये केवल 59% है, तो अभी ये और स्टेज में जाना बाकी है, यानी इसमें अभी और हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो कि है साथियों स्वच्छ भारत मिशन, काफ़ी महत्वपूर्ण। स्वच्छ भारत मिशन कब से शुरू हुआ है, 2 अक्टूबर 2014 से। 2 अक्टूबर 2014 शुरू हुआ है महात्मा गांधी के बर्थडे पे, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो नाम से स्पष्ट है, स्वच्छ भारत मिशन, यानी भारत को स्वच्छ बनाना है। और इसमें हमें जो मुख्य रूप से जिस बात पर ध्यान देना है वो है साथियों कि खुले में शौच से भारत को मुक्त किया जाए, भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया जाए, यानी जो खुले में शौच हो रही है उससे भारत को मुक्त कर दिया जाए, तथा सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति करना भी इसका एक टारगेट है। यानी जो हम गंदगी कर रहे हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें। दूसरा, ये कार्यक्रम चला कौन रहा है भैया, तो देखो ध्यान रखना ये जो कार्यक्रम है ये चला रहा है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। हालांकि इसको आप समझ सकते हो कि स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छता मंत्रालय ही इसको चलाएगा। लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2019 तक स्वच्छ भारत की अवधारणा को सच करने का उद्देश्य लेकर के इस योजना को शुरू किया गया है। अगर हम देखें कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना
पैसा सरकार ने दिया है इस बार के बजट में। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो पैसा दिया था वो था 12,300, लेकिन इस बार पैसा कुछ कम कर दिया है, इस बार दिया है केवल 7,000 करोड़। आप इसी को याद रखना कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से स्वच्छ भारत मिशन एक सफल योजना है और ये सफल हो भी चुकी है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये योजना सफल हो चुकी है और इसका प्रभाव बिल्कुल आप देख सकते हैं। और यदि आप वास्तविकता में इसका प्रभाव देखना चाहते हैं तो कभी आप जाइए रेलवे स्टेशन आप जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन एकदम चकाचक मिलेंगे, बिल्कुल गंदगी नहीं मिलेगी। मैंने अभी कुछ दिनों पहले कुछ यात्राएं की तो मैंने पाया कि एकदम साफ रेलवे स्टेशन थे, एकदम साफ। रेलगाड़ियों में आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, जो बाथरूम होता था वो एकदम खुला होता था, तो आप जो भी उसमें ह्यूमन वेस्ट हो रहा है वो सब कहाँ जा रहा है, पटरियों पे जा रहा है। जितना भी ह्यूमन वेस्ट होता था सब पटरियों पर जा रहा है। बट अब ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे कि रेलवेज ने क्या किया है, बायो टॉयलेट्स लगा दिए हैं। यानी जितना भी ह्यूमन वेस्ट होता है वो सीधे पटरियों पर या रेलवे स्टेशन पे नहीं जाता, वो क्या होता है एक बॉक्स में जाता है जिसमें कुछ बैक्टीरिया भरे हुए हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस ह्यूमन वेस्ट को पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको गला देते हैं। इससे क्या होता है, वो बूंद बूंद करके निकलता रहता है और इससे बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती। तो ये जो है बायो टॉयलेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्वच्छ भारत मिशन के आने के बाद ही रेलवेज ने अपनाया कि हम भी इसमें भाग लेंगे और भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। अब आप देखिएगा जो रेल के डिब्बे होते हैं उनमें अब जो जहाँ पे शौचालय होता है उसके नीचे बड़ा सा बॉक्स लगा होता है, वो बॉक्स जो है वो बायो टॉयलेट ही है। और बिल्कुल आज के समय में मैंने एक रेल यात्रा की तो मैं तो उसका बाथरूम देख करके चकित रह गया, इतना साफ बाथरूम था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल काफ़ी असर हो रहा है हमारे भारत देश के लोगों पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का, हमारे पीएम की अपील का, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। चलिए तो ये हुआ स्वच्छ भारत मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है हमारे पास सांसद आदर्श ग्राम योजना। बिल्कुल आपने इसका नाम सुना होगा। ये जो है शुरू की गई है कब, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बर्थडे पर। और कब से शुरू हुई है, 11 अक्टूबर 2014 से ये योजना शुरू हुई है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। कौन चला रहा है इसको, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है ये। इसके अलावा टारगेट क्या है कि 2019 तक प्रत्येक सांसद को 3 गांवों को गोद लेना होगा और उसके बाद उसको विकसित करना होगा। ये टारगेट इसका सेट किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके क्षेत्र में गांव विकसित हुए। सांसद तो करीब करीब सभी जगह हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपके सांसद ने जो गांव गोद में लिया था क्या वो विकसित हुआ या ये केवल हवाई दावा था, बस कह के ही समाप्त हो गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास विरासत। एक सेकंड। चलिए तो अगली जो हमारे पास योजना है साथियों वो है विरासत विकास और संवर्धन योजना हृदय। ठीक है ना। अच्छा, ये कब से शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है 21 जनवरी 2015 में। और कौन चला रहा है इसको, तो शहरी विकास मंत्रालय इसको चला रहा है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा तथा उसे पुनः जीवित करना। ये हृदय योजना का लक्ष्य है, यानी हेरिटेज सिटी बनाना बेसिकली। और इसके अंतर्गत टोटल 12 शहरों का चयन किया गया। हालांकि समय समय पे हेरिटेज सिटी के तौर पर बहुत सारे शहर चुने जाते हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर हम इसको देखें तो उस समय में 12 शहर चुने गए थे और इनको विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था उस समय में सरकार के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारे हेरिटेज सिटी है उनको हम विकसित करेंगे। जैसे लखनऊ है, कानपुर है, ये बहुत या काशी है, ये हमारे पुराने शहर हैं, ऐतिहासिक शहर हैं, तो इनको विकसित करने का काम इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अंत्योदय अन्न योजना। ये कब से शुरू हुई है साथियों, ये शुरू हुई है 25 दिसंबर सन 2000 से। टारगेट क्या है, टारगेट है इसका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 2 करोड़ परिवारों को बहुत ही रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो योजना का बस आपको डेट याद रखना है। उस समय में योजना जब ये चली थी तो ये नियम था कि परिवार को कुल 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें चावल जो मिलेगा वो 3 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा और गेहूं जो मिलेगा वो 2 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। लेकिन आज के समय में हम देखें तो कोविड की सिचुएशन में ये सरकार 2 रुपया और 3 रुपया भी नहीं ले रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रही है, बिल्कुल फ्री में बांट रही है कि लोग अपना पेट भर सकें और अपना जीवन आसानी से चला सकें। चलिए
अगली योजना है हमारे पास राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने इसका नाम जरूर से सुना होगा। ये योजना शुरू हुई है साथियों 12 अप्रैल 2005 से, ठीक है ना। अब ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आ गई है। नियम क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबसे गरीब परिवारों को सुलभ, सस्ती तथा जवाबदेह गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। इस योजना को ढंग से लागू करने के लिए आशाओं की व्यवस्था की गई थी। आशा दीदी होती हैं, आप लोगों के आसपास भी होंगी, तो वो इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। आज के समय में ये योजना जो है ये परिवार तथा कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास काफी महत्वपूर्ण जो कि है सर्व शिक्षा अभियान। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो उस समय में एक गाना आया था, स्कूल चले हम, है ना, सूरज सा चमके हम, बादल सा गरजे हम, स्कूल चले हम। बहुत ही अच्छा गाना था। मैं आज भी उस गाने को सुनता हूँ, मेरे मोबाइल में वो गाना है, मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत पसंद है उसका टोन, उसकी जो गाने के बोल हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये योजना है 2000 और 2001 के बीच में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये आई थी। लक्ष्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। अब ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम लोग जानते हैं इसको। आर्टिकल 21A में ये शामिल है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। लेकिन कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है क्या? आप और हम जब छोटे तो हम स्कूल जाना चाहते थे क्या? नहीं, हम बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि वो स्कूल जाएँ, और इसी के लिए ये गाना जो मैंने आपको बताया ये बनाया गया था ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन आए कि हमें स्कूल जाना चाहिए, स्कूल अच्छी जगह है, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आई थी ये, और शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है जो कि हुआ है 2002 में। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और इस योजना में जो भी खर्चा आता है वो 50-50 होता है, यानी 50% केंद्र देता है और 50% राज्य देता है, ठीक है साथियों। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने कुछ ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की चर्चा की। बहुत ही सिंपल सा वीडियो था। इसमें बस आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद रखना है। जैसे किसी योजना की डेट है उसको याद रखना है, कब से शुरू हुई है ये तो आप याद रखेंगे ही। इसके अलावा उसका उद्देश्य क्या है ये याद रखना है, ठीक है। और जो लेटेस्ट योजनाएं हैं उनमें बजट का एलोकेशन क्या है ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।